नमस्कार। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अरस्तू की दास प्रथा। दास प्रथा डिस्कस करेंगे तो उससे पहले एक बात हमें जाननी है। ये जान लें कि दास प्रथा का समर्थन करके अरस्तू अपने आप को एक तरीके से रूढ़िवादी साबित कर रहा है। दासता का उसने समर्थन किया है और उस समय का अगर हम यूनान का समय काल देखें तो वहाँ एक दासता की स्थिति चलती थी, दास प्रथा चलती थी। तो इस प्रकार दास प्रथा का समर्थन करके अरस्तू को हम एक तरीके से यथास्थिति का समर्थक भी कह सकते हैं। यथास्थिति का समर्थक कैसे कि जैसा चल रहा है उसी चीज़ का समर्थन करना, जो उस समय समाज में व्यवस्था प्रचलित थी उसी को समर्थन करना। और दास प्रथा अरस्तू की एक रूढ़िवादिता की ओर इशारा करती है। तो अरस्तू ने जब दास प्रथा को दिया कंसेप्ट, तो अरस्तू ने दास प्रथा का रूढ़िवादिता था तो समर्थन कैसे किया कि दास प्रथा एक क्यों है, क्यों अस्तित्व में है। क्योंकि उसने बोला कि प्रकृति में कुछ असमानताएं होती है, प्राकृतिक असमानताएं होती है। प्राकृतिक असमानताएं किस तरीके से कि प्रकृति कुछ लोगों को सुपीरियर बनाती है और कुछ को इन्फीरियर बनाती है। जो सुपीरियर होंगे वो मास्टर बनेंगे अर्थात मालिक, और जो इन्फीरियर होंगे वो स्लेव दास बनेंगे। तो ये प्राकृतिक असमानता है दास प्रथा, और ये प्रकृति में पाई जाती है। जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया कि सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट, कि मतलब जो सक्षम होगा वो आगे अस्तित्व में रहेगा। वैसी प्रकार अरस्तू ने दास प्रथा को भी एक प्राकृतिक रूप से सही ठहराया कि ये प्राकृतिक असमानता का नतीजा दास प्रथा है। सेकंड ये कि दास प्रथा का समर्थन एक तरीके से अरस्तू ने दास प्रथा को लागू करके ये बात की कि वर्ग व्यवस्था का समर्थन किया कि समाज में दो वर्ग है, एक तो मालिक और दूसरा दास। मालिक और दास, और दास भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के दास होते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्लेव, एक तो नेचुरल प्राकृतिक, और दूसरे स्लेव बाय लॉज कानून के द्वारा या विधि द्वारा बनाए गए दास। अब प्राकृतिक दास कौन है? जो मानसिक रूप से कम विकसित है, मंद बुद्धि है, वो प्राकृतिक दास है। और कानून के द्वारा दास वही है कि अगर एक राजा ने दूसरे राज्य पर अटैक किया और युद्ध बंदी में कुछ लोगों को, सैनिकों को दास बना लिया, वो कानून द्वारा बनाए गए दास है। परंतु अरस्तू ने अपना सिद्धांत प्राकृतिक दास पर ही दिया है। जो थ्योरी दी है दासता की, वो प्राकृतिक दास के बारे में दी है, कानूनी दास पर नहीं दी है। तो प्राकृतिक रूप से दास कौन है? कि प्राकृतिक रूप से दास वही है जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ, बलवान, मजबूत, शक्तिशाली लोग हैं। वो कि जो मानसिक रूप से शक्तिशाली वो तो मालिक बनने की मास्टर बनेंगे, और जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ व्यक्ति वो दास बनेगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति अधिक श्रम कर सकता है। अधिक श्रम करेगा तो वो जल्दी थकेगा नहीं, इसलिए लंबी अवधि तक काम कर सकता है, और लंबी अवधि तक काम करके अपने मालिक के लिए अवकाश प्रदान करता है अपने मालिक को। तो मालिक कौन है? विवेकशील लोग ही मालिक बनने की हैसियत रखते हैं, जो मानसिक रूप से पूर्ण रूप से विकसित होंगे और अपना कार्य और कोई भी राज्य का कार्य संपादित ढंग से कर पाएंगे, वही मालिक है। अभी दास प्रथा का अरस्तू ने अगर समर्थन किया तो उसके उपयोगिता भी उसने बोली है कि दास प्रथा की उपयोगिता, यूटिलाइजेशन क्या है दास प्रथा का। तो उसने मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में दास प्रथा की यूटिलाइजेशन बताई है। पहला तो बोला है कि अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है। अर्थव्यवस्था के लिए कैसे उपयोगी है? कि शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति अधिक काम करेंगे तो अधिक उत्पादन होगा इकोनॉमी में, और राज्य को
अधिक संपदा प्राप्त होगी। इसलिए दास प्रथा एक राज्य की इकोनॉमी के लिए भी उपयोगी है। सेकंड बोला कि दास प्रथा राज्य के लिए भी उपयोगी है। राज्य के लिए कैसे उपयोगी है? जैसे नागरिकता का हमने पढ़ा था कि नागरिक कौन है? जो राज्य के काम में हिस्सा लेता है। राज्य के काम में हिस्सा लेने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? खाली समय, अवकाश होना चाहिए, तभी वो राज्य का काम कर सकता है। तो मालिक के पास अगर दास होगा तो उसको अवकाश मिलेगा, अवकाश मिलेगा तो वो राज्य के काम में हिस्सा लेगा और राज्य की नीति निर्धारण ढंग से कर पाएगा। इसलिए दास प्रथा राज्य के लिए भी उपयोगी है। थर्ड बोला कि दास प्रथा मालिक के लिए भी उपयोगी है। मालिक के लिए किस प्रकार उपयोगी है? उसे अवकाश मिलेगा तो वो उसका उपयोग अपना बौद्धिक स्तर को एनरिच या बढ़ाने के लिए करेगा। इस प्रकार ये मालिक के लिए भी उपयोगी है। फोर्थ जो बात उसने कही कि वो खुद उस दास के लिए भी उपयोगी है। खुद दास के लिए कैसे उपयोगी है? कि अगर एक दास निरंतर एक अपने अच्छे मालिक के बौद्धिक रूप से सक्षम या बौद्धिक रूप से विकसित मालिक के संपर्क में रहेगा तो खुद अपना बौद्धिक स्तर भी वो डेवलप कर सकता है और अपना बौद्धिक स्तर डेवलप करके वो एक तरीके से दासता से विमुक्त हो सकता है, मतलब उससे छुटकारा पा सकता है। यहाँ एक बात जानने वाली है कि अरस्तु ने वंशानुगत दास प्रथा का समर्थन नहीं किया कि दास है तो दास का बेटा दास ही होगा। नहीं, जो मानसिक रूप से अविकसित होगा वही दास होगा। तो अरस्तु ने इस प्रकार दास प्रथा का उपयोगिता अर्थात उसका समर्थन 4 आधारों पर किया है कि ये किस किस के लिए उपयोगी हो सकती है। कि इकोनॉमी के लिए उपयोगी है, स्टेट के लिए उपयोगी है, खुद मास्टर के लिए उपयोगी है और खुद दास के लिए भी उपयोगी है। तो इस प्रकार दास प्रथा का समर्थन करके और उससे उपयोगिता उसने सिद्ध करने की कोशिश की है कि हाँ ये सबके लिए उपयोगी है, इसलिए दास प्रथा होनी चाहिए। नेक्स्ट अब देखेंगे कि जो अरस्तु की दास प्रथा थी तो उसका एक मानवीय चेहरा भी था जो आधुनिक काल में हमें नहीं देखने को मिला। अरस्तु के टाइम की दास प्रथा थी तो अरस्तु ने कुछ निर्देश थे उसके मालिकों के लिए, स्वामी के लिए, कि वे दास लोगों के प्रति स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा, उनके साथ एक सहृदयता से पेश आएगा। ऐसा नहीं कि उनको उसने कोई खरीद लिया तो वो उसका जैसा चाहे वैसा यूज कर सके। हाँ, ये उसने बेशक माना है कि दास एक मालिक की सजीव संपत्ति होती है। संपत्ति 2 टाइप की बोला है उसने, सजीव और निर्जीव। सजीव संपत्ति होती है, परंतु उसके सजीव संपत्ति को भी वो एकदम सहज कर रखेगा, उसका ध्यान रखेगा, उसकी शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा समय समय पर, और उसके साथ बर्बरता या हिंसा का व्यवहार नहीं कर सकता। ये आधुनिक दास प्रथा से हम एक तरीके से तुलना भी कर सकते हैं और उसका एक मानवीय पक्ष भी हम जान सकते हैं कि आधुनिक दास प्रथा अत्यधिक क्रूर थी और अरस्तु की दास प्रथा मानवीय व्यवहार पक्ष के साथ अस्तित्व में थी। नेक्स्ट जो उसका मानवीय प्रथा है कि वो कहता है कि दास जितने हैं उतने ही रखो, उनको ज़्यादा बढ़ाओ मत। जितने हैं संख्या में उनको ज़्यादा बढ़ाने का मतलब नहीं है। पर आधुनिक समय में क्या किया दासता में, जो शुरुआत हुई थी अमेरिका में अफ्रीकन दासों को ले जाके बगानों में कृषि कराने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की संख्या प्रवृत्ति देखने को मिलती। थर्ड जो मानवीय पक्ष है वो ये है कि दास प्रथा वंशानुगत नहीं होनी चाहिए। वही कि दास का पुत्र दास हो ये ज़रूरी नहीं है। जो हो सकता है कि अभी जो मालिक है उसका पुत्र अगर मानसिक रूप से कम विकसित हुआ तो अगले पीढ़ी के अंदर वो दास, मालिक का बच्चा दास बन सकता है। तो इस प्रकार उसने उसका वंशानुगत रूप से समर्थन नहीं किया। फोर्थ, उसने ये भी बोला कि अगर वो मालिक के निरंतर संपर्क में रहेगा और उसमें सद्गुणों का विकास हो जाएगा या विवेक का विकास होगा तो उसे दासता से मुक्त भी किया जा सकता है, मुक्त किया जाना चाहिए, अगर उसमें एक स्तर का विवेक डेवलप हो गया है। अब ये अरस्तु ने नहीं बताया कि विवेक को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे कि हाँ विवेक डेवलप हो, ये कब पता लगेगा, तो इसके बारे में अरस्तु मौन है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसकी क्रिटिसाइज क्या है, आलोचना क्या है। आलोचना तो वर्तमान संदर्भ में देखें तो पूरी व्यवस्था ही अपने आप में एक गलत है। तो इस सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज जो अरस्तु की हुई है उसकी दास प्रथा को लेकर हुई है और उसको ये कहा जाता है कि अरस्तु जैसा एक प्रगतिशील राजनीतिक विज्ञान के जनक किस दास प्रथा का विचार कैसे दे सकता है, उसका समर्थन कैसे कर सकता है, इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होती है। जैसे प्लेटो की हम परिवार के साम्यवाद की आलोचना करते हैं अनैतिकता के ग्राउंड पर, उसी प्रकार
मानवीय गरिमा के ग्राउंड पर हम इसकी दास प्रथा का आलोचना करते हैं। फर्स्ट जो आलोचना है वो ये है कि दास प्रथा कोई प्राकृतिक नहीं है, ये समाज के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है कि आप में कम दिमाग है, आप कम पढ़े लिखे हो तो आप दास बनोगे। ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, ये एक सामाजिक चीज़ है। इसकी आलोचना ये है। सेकंड वो ये है कि एक तरफ तो वो बताता है कि दास प्राकृतिक है, दूसरी तरफ कहता है कि दासता से मुक्ति भी मिल सकती है। अगर कोई चीज़ किसी व्यक्ति में नेचुरल है तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? यहाँ पर उसके विरोधाभास आ रहा है विचारों में। एक तरफ तो कहता है प्राकृतिक है और दूसरी तरफ कहता है विवेक का डेवलप होने पर उसे मुक्त भी कर दिया जाएगा। तो ये विरोधाभासी विचार है। थर्ड जो क्रिटिसाइज है उसकी वो ये है कि दासता का समर्थन करके अरस्तु ने समानता और स्वतंत्रता के मानवीय सिद्धांतों पर बहुत बड़ा चोट पहुंचाई है। क्योंकि समानता पर कैसे कि उसने व्यक्तियों में भेद किया है, और स्वतंत्रता कैसे दास का कोई उसको एक संपत्ति बताया उसने, ये निर्जीव सजीव संपत्ति मालिक की, तो ये एक स्वतंत्रता के सिद्धांत के प्रतिकूल है। नेक्स्ट क्रिटिसाइज है कि मानवीय गरिमा के सिद्धांत, मानवीय जो गरिमा का सिद्धांत है उसके साथ हम किसी भी स्थिति में समझौता नहीं कर सकते। ह्यूमन डिग्निटी इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एक जो लोकतांत्रिक सरकार के टाइम हम आज बात करते हैं, इतने मानवाधिकार ये सब बातें करते हैं, तो मानवीय गरिमा के सिद्धांत के साथ किसी भी आधार पर समझौता नहीं किया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक आंतरिक वैल्यू होती है उसकी, कि हाँ मनुष्य होने के नाते, और वो अमूल्य होती है, उसका आप कोई मूल्य नहीं लगा सकते। लास्ट जो क्रिटिसाइज उसकी वो है कि व्यक्ति अपने आप में साध्य होता है, उसे आप किसी साधन के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। कि नहीं, व्यक्ति अपने आप में साध्य है, अपने आप में एक उद्देश्य है, उसको आप किसी और उद्देश्य के लिए साधन के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। ये कथन इमैनुअल कांट का है, इंग्लैंड का विचारक था, एक बहुत ही नैतिक विचारक था। तो इस प्रकार हम अरस्तु की दास प्रथा की आलोचना कर सकते हैं। तो ये आपका आज का दास प्रथा का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।